नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं। वैसे आज राज्यसभा का चुनाव हुआ है और राज्यसभा के चुनाव में बड़ी सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे तो जहां जिस पार्टी के पास ताकत ज़्यादा है उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग ज़्यादा हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में हुई है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में हुई है। तो क्या क्रॉस वोटिंग का कोई कनेक्शन सरकार की ताकत से है? क्या क्रॉस वोटिंग का कनेक्शन सत्ता की ताकत से है? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, सरकारी एजेंसियों की ताकत, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और कुछ ऐसे कानून जो खुद कांग्रेस की सरकार के टाइम पर बने, ईमानदारी के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, और वो कानून अब बीजेपी ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। डिस्टिलरी मतलब जहाँ शराब भी बनती है, एल्कोहल वगैरह का, जो कुल मिला के जहाँ पे आसवन की प्रक्रिया होती है। अब जिसको नहीं पता आसवन क्या करूँ, लेकिन डिस्टिलरी सब जानते हैं। शराब की फैक्ट्री, शराब भी डिस्टिलरी में ही बनती है। मध्य प्रदेश की एक डिस्टिलरी पर बड़ा भारी भरकम छापा पड़ता है क्योंकि वो अपनी कुछ फैक्ट्रियों में कोविड के दौरान शराब की जगह सैनिटाइज़र बनाती है। और आरोप है कि उसने टैक्स की कुछ गड़बड़ियाँ की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन दोनों मालिक और उसके भाई के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की। दोनों को जेल में डाल दिया गया और लोग निजी तौर पर जो बातें करते हैं उनके ऊपर अत्याचार की और दूसरी चीज़ों की, वो बातें अलग हैं। लेकिन बहुत सारे कथित तौर पर टॉर्चर के बाद में इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। 1 महीने तक ये जेल में रहते हैं और उसके बाद इनको जमानत मिल जाती है। जैसे ही जमानत मिलती है उसके दूसरे दिन ये लोग मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी के खाते में चुनावी बॉन्ड के जरिए जमा कर देते हैं। इसका मतलब एक निकाला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस डिस्टिलरी से मध्य प्रदेश की चंदा लेने के लिए सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया और आईटी रेड्स जो थी, इनकम टैक्स यानी सेंट्रल एजेंसियों की रेड के जरिए इस डिस्टिलरी से पैसे की वसूली की गई। यह आरोप आता है सामने, और इस आरोप के साथ ही एक रिपोर्ट आती है जो ये बताती है कि छोटे मोटे नहीं, इस देश में 30 बड़े उद्योगपति, अब आप सोचिए, जिस आदमी के पास गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला है, हज़ारों लोग जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसको ले जाके हवालात में पुलिस इंटरोगेट करे। कई खबरें छन छन के आती हैं कि कहीं किसी को 3rd डिग्री दी गई, किसी को बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया गया, किसी को दूसरे तरीके से डराया गया। कुछ नहीं तो राहुल गांधी का याद कीजिए। राहुल गांधी से जब पूछताछ कर रही थी ईडी नेशनल हेराल्ड केस में, तो राहुल गांधी को रोज़ बुलाया जाता था बात, और उनसे इंटरोगेशन के नाम पे उनको कहा जाता था अपना स्टेटमेंट लिख के दीजिए। कभी 150 पन्ने, कभी 200 पन्ने, सिर्फ लिखवाने की सज़ा है आपको कि आप लिखिए बैठ के दिन भर। लंबा वेट कराना, बिठा देना, लिखवाना, ये सब आरोप उन्होंने लगाए थे उस वक्त, जो उन्होंने बताया था लौटने के बाद। तो एजेंसियां किस तरह से चीज़ों को अपने काबू में कर लेती हैं और किस तरह से सरकार के इस दौर में एजेंसियां अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को झुकाती हैं, ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है न्यूज़ लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट बताती है कि करीब 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन डील की। इलेक्शन डील ऐसे की कि इनके खिलाफ केवल पहले अलग अलग तरह के एक्शन हुए, सेंट्रल एजेंसियों ने एक्शन लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और उसके बाद इन कंपनियों ने मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। 335 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को
इन कंपनियों ने दिया है, 30 कंपनियों ने, जिसका खुलासा न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया है। और वो कह रही है कि कुछ लोग जो पहले कम चंदा देते थे और जैसे ही उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों की सख्ती हुई, झट से उन्होंने चंदा बढ़ा दिया। और ये जो सेंट्रल एजेंसियों की सख्ती होने और चंदा बढ़ने के टाइमिंग से बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने के लिए इन लोगों को सताया, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया, मुकदमे बनाए, मोटा चंदा मिलने के बाद अपनी पकड़ ढीली कर दी। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 10 साल में 1893 करोड़ रुपए का चंदा अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लिया। देखिए, ये अलग स्टोरी है। इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब एक यूपीए गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई थी कि सीधे सीधे लोगों को पैसा दें, उसकी जगह कुछ उद्योगपति मिलके कुछ अपना ट्रस्ट बना लें जो चुनाव के चंदे को पहले सब लोग जिसको देना वहाँ चंदा दे दें और वो ट्रस्ट किसी पार्टी को चंदा दे दें। तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के हिसाब से 1893 करोड़ रुपए 10 साल में अलग अलग ट्रस्ट से बीजेपी को मिला। अकेले 2022-23 में 1300 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिला और ये दूसरी पार्टी जो कांग्रेस थी उससे 7 गुना ज़्यादा है। 61% बीजेपी की फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से आती है, ये रिपोर्ट कहती है। 61% यानी बीजेपी को जितनी फंडिंग मिलती है उसमें से 61% इलेक्टोरल बॉन्ड से आती है। इसके अलावा ये 22-23 के आंकड़े हैं। 22-23 में 61% फंडिंग बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से आई है। 2800 करोड़ रुपए के 22-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, जिसमें से 16,518 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो 2018 से अब तक बेचे गए हैं। तो ये सारी बात बताती है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा था। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है वो ये की है कि भाई जिस तरह का सिस्टम आपने बनाया उसमें एक हाथ ले दूसरे हाथ से दे टाइप का गड़बड़ होने की गुंजाइश बचती है और इसीलिए इस आधार पर उन्होंने इसको रद्द किया। तो चूंकि इलेक्टोरल डोनेशन जो होते हैं वो आप पता नहीं लगा सकते कि किससे लगाए हैं, कैसे बनाए हैं, किसने दिए हैं, क्योंकि वो तो गुप्त दान है और आप पता ही नहीं लगा सकते। तो उस वजह से इस तरह की जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे, जैसे डिस्टिलरी का केस है भोपाल वाला, मध्य प्रदेश वाला, तो वो उसके मध्य प्रदेश में कई जगहों पर उसके प्लांट थे, तो उस डिस्टिलरी के से जब आपने बेल मिलने के बाद में उसने आपको डोनेट किया, अगर उस डिस्टिलरी का ये रिकॉर्ड पब्लिक में होता, अब तो सारे रिकॉर्ड पब्लिक में आएंगे और जैसे ही रिकॉर्ड पब्लिक में आएंगे और स्क्रूटनी होगी और पता चलेगा अच्छा इस आदमी ने इतने पैसे दिए, इसके 4 दिन पहले ही तो इसको ईडी ने छोड़ा था, तो बहुत सारी जानकारी आएगी, उसकी स्क्रूटनी अलग से होगी। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है इन मामलों से कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें जो गुप्त रखने वाला मसला था वो मसला शायद इसलिए था, ऐसा लगता है कि इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आराम से किसी को भी लपेट सके और लपेटने के बाद में पैसा वसूल कर ले। मतलब तो आप सोचिए कि देखिए, पैसा देश का, पुलिस देश की, एजेंसियां देश की, आपको देश दिया, आप देश चलाओ, जनता की सेवा करो। आपने उस देश की ताकत ली, उसकी देश की सेना ली, उस देश की पुलिस लिया, जो कुछ आपको लेना लिया और उसका इस्तेमाल आपने क्या किया, अपने फायदे के लिए किया। यानी देश के पुलिस, आपकी पुलिस कहें या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समझ लीजिए, ईडी समझ लीजिए, सीबीआई समझ लीजिए या दूसरी एजेंसियां वसूली भाई का काम कर रही थी। किसके लिए? बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए अगर एजेंसियां वसूली भाई का काम करती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है और बहुत चिंता की बात है। लेकिन जो इशारा कर रही है न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट वो यही कर रही है और ये कह रही है कि जब बीजेपी ने अपनी उंगलियां टेढ़ी की इन कंपनियों के ऊपर, झट से इन्होंने डोनेशन बढ़ा दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट था एक,
और वो बनाया था सुनील मित्तल, भारतीय एयरटेल वाले। जाहिर बात है उस ट्रस्ट की तरफ से भी जो पैसा गया वो ज़्यादातर पैसा पहुंचा भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये ट्रस्ट बनाया गया था यूपीए के ज़माने में, आइडिया आया था ट्रस्ट बनाने का। इन सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हैं किस तरह से हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हम जिसको बात करते हैं कि बहुत महान ट्रांसपेरेंट व्यवस्था ये है वो है, संविधान के जिसको कहते हैं कि सेफगार्ड्स हैं, उनको एक तरफ रख के उनको थता बताते हुए और इस पर कब्जा कर लिया गया एक तरह से। अब थोड़ा सा मैं उन 30 कंपनियों का ब्रेकअप, थोड़ा आंकड़ेबाजी है लेकिन काम की इसलिए डालना पड़ेगा, ब्रेकअप आपसे साझा करूं तो 30 कंपनियां आइडेंटिफाई की हैं इन्होंने, जिसके हिसाब से जिनसे इन्होंने 335 करोड़ रुपए अकेले 22-23 में लिए हैं। और जब इन्होंने डोनेशन किया उसी दौरान इन्होंने सेंट्रल एजेंसियों का डंडा भी छीला है, यानी उसी दौरान इनके ऊपर रेड वगैरह छापे पड़े हैं। इन 30 में से 23 कंपनी हैं, उन्होंने करीब 187 करोड़ 188 करोड़ मान लीजिए राउंड ऑफ करके पे किया है। और उनमें कई 4 बड़ी कंपनियों के बारे में बताया गया कि उन्होंने जो है 4 महीने के अंदर सेंट्रल एजेंसी के उनके ठिकानों पर पहुंचने के 4 महीने के अंदर बीजेपी के पास में पैसा पहुंचा दिया। अब इन सारे के सारे ब्रेकअप को देखें, 32 कंपनियों ने इस पीरियड में कुल डोनेशन दिए, जिसमें से सिर्फ 3 कंपनियों ने कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिए हैं। यानी एक चीज़ और साफ होती है कि अगर उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट डोनेशन हो रहे थे तो सारे एक पार्टी की तरफ क्यों जा रहे थे। अब ये मसला आप सिर्फ अगर पार्टी के डोनेशन से देख रहे हैं तो इसको ऐसे देखने के बजाय हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारत में अलग अलग तरह की पार्टियां, अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो प्रक्रिया डोनेशन के लिए अपनाई जा रही है, वही प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि पार्टियां तोड़ने के लिए अपनाई जा रही है, ऑपरेशन कमल के तौर पर अपनाई जा रही है। किस तरह से बड़ी संख्या में रेड होती है एजेंसियों की, किनके ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर, और वो नेता रेड होने के बाद या मुकदमा दर्ज होने के बाद या उनकी फाइल बनने के बाद जो भी कदम उठाते हैं वो कदम भारतीय जनता पार्टी के फायदे का होता है। ये भी स्थापित है कि एलानिया तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जिनको चोर कहा, बाद में उन्हीं को गले लगा दिया, उनके पाप धुल गए। तो कुछ लोगों ने उनको वॉशिंग मशीन और ये सब भी कहा। तो ये एक ऐसी चीज़ हमको पता चलती है कि लोकतंत्र में जब हम किसी को ताकत देते हैं और वो अपने पद का, सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो पद का दुरुपयोग करने का मुकदमा ब्यूरोक्रेसी पे, दूसरे लोगों पे, अधिकारियों पे तो चलता है, लेकिन राजनीतिक दल इस पद के दुरुपयोग के मुकदमे से बचे रह जाते हैं। और यही वजह है, अब इनको ये पता है कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, हमारे पास इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का बेस है, हमारे खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई भी होगी तो हम सड़क पर लोगों को उतार देंगे। और ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि भैया हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में हम लोकतंत्र में किसी पार्टी को वोट देकर भेजते हैं ताकि ये 5 साल हमारी ज़्यादा अच्छे से अच्छी सेवा करेगी। पार्टी आपके पास वोट मांगने आती है और आपके पास वोट मांगने आने के बाद एक तो वोट मांगने से पहले आपको इतने झूठ बोलती है, इतने झूठ बोलती है, आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, सब कुछ आपको बोल देती है, आपके पैर छू लेगी। आप सोचिए, ये जो मुफ्त अनाज योजना है कोविड के बाद शुरू हुई थी, लेकिन जब सचमुच में लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे, कोई नेता एक लंच बॉक्स लेकर नहीं जाता था। जो लोग इलेक्शंस में दारू बांटते हैं, आप सबने अपने आसपास देखा होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो मजदूर सिर पर सामान रख के अकेले अकेले हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से बिहार, गुजरात से बिहार, गुजरात से राजस्थान, इन लोगों को हम सड़क पे
मदद करें, इनके लिए कैंप लगा दें, इनके लिए घर लगा दें, इनके कम से कम गांव जाने का इंतज़ाम कर दें। बल्कि उस वक़्त बहुत सारे जो लोग हैं जो शाम को खड़े होकर बताते हैं कि भाई साहब भूखे मरने के क्या फ़ायदे हैं आज मैं आपको बताऊंगा, बेरोज़गार होने के क्या फ़ायदे हैं मैं आज आपको बताऊंगा, आपको अगर पुलिस ने पीट दिया है सड़क पर तो इसका क्या फ़ायदा ये बताऊंगा। ये बताने वाले उस समय इस पलायन के नुकसान बता रहे थे कि ये जो लोग जा रहे हैं इनके जाने के कारण देश भर में बीमारी फैल जाएगी। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो ये समझाया जा रहा था कि ये जो पलायन हो रहा है उसके लिए विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार हैं और विपक्षी पार्टियां इन लोगों को भड़का रही हैं। तब जब सड़क पर कोई निकल नहीं सकता था तब कहा गया कि इनको भड़का रही हैं, अफवाह फैलाकर इनको बुला लिया गया। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पे भीड़ लगी हुई थी लोगों की, इस आस में, इस उम्मीद में कि पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी नेता ने एक रोटी नहीं दी। और यही नेता इलेक्शन में पौवे बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, बिंदियाँ बांटते हैं, गमछे बांटते हैं। तो ये हम सबको छल के जरिए, प्रपंच के जरिए, झूठ बोलकर हमारा वोट ले लेते हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। वोट लेने के बाद ये सत्ता में जाते हैं और सत्ता में जाके मनमानी करते हैं। इनको जो हमारे लिए काम करना चाहिए वो हमारे लिए काम ना करके ये अपने फायदे का काम करते हैं, अपने हित का काम करते हैं और अपने फायदे के लिए देश के जो संसाधन हमने इनके लिए, इनकी देश चलाने के लिए इनको दिए हैं, उन संसाधनों से ये देश के अंदर अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि एक मामला हो, दो मामला हो, चार मामला हो, पांच मामला हो, आप इग्नोर कर सकते हैं। यहां तो अंधाधुंध ये हो रहा है कि चंदा आ रहा है तो उसी तरीके से आ रहा है, पार्टी में दूसरी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो उसी तरीके से आ रहे हैं, आंदोलन खत्म किए जा रहे हैं तो उसी तरीके से किए जा रहे हैं। तो अब इस देश में क्या हम वोट देने तक हमारी सीमा, हमारी जो हम देश के नागरिक हैं इनकी केवल हमारी जो इच्छा है वो केवल वोट मांगने तक हम दे सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और वोट देने के बाद हमने हमारे हाथ काट के उनको दे दिए। क्योंकि आप आंदोलन करेंगे तो वो आपको पीटेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे, आप महीनों पड़े रहिए, नहीं पूछना, नज़रअंदाज करेंगे, थक के चले जाओ। आप जुलूस निकालोगे, ध्यान ही नहीं देंगे। ये गांधी का देश है और इस देश में सत्याग्रह और दूसरी चीज़ों की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक बार आदमी विरोध स्वरूप भूख हड़ताल पे भी बैठ जाए तो इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार उसके पास आ जाए। और जैसा होता था तुरंत अधिकारी आके ज्ञापन ले लेते थे। जंतर मंतर पे सालों साल लोग पड़े रहते हैं और उनको लोग पीट पीट कर बगैर सोचे समझे खदेड़ा जाता है। हालत यह है कि एक बार जंतर मंतर की सफाई करने के लिए लोग पहुंचे और वहाँ पे रिटायर्ड सैनिक थे, सारे के सारे बड़े बड़े अधिकारी, और वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। जाके उनको भी पीट पाट दिया पुलिस वालों ने, कपड़े उपड़े फाड़ दिए। जब बवाल हुआ, मसला उठा, तो मोदी जी ने ऐलान किया कि हम आरोपी दे रहे हैं। अब पता चला वो आरोपी आज तक नहीं दिए। किसान आंदोलन, किसानों को डाल दिया, सैकड़ों लोग मर गए, सड़क पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे क्या किया, जब इलेक्शन आने लगा तो मोदी जी ने माफ़ी मांग ली, मत्था टेकने भी चले गए गुरुद्वारे में, बात खत्म। उसके बाद में जो वादे किए थे उस समय वो वहीं के वहीं खत्म। अब अभी तक आदमी इंतजार कर रहा है। अब दोबारा से नए जत्थे किसानों के निकल के आए, नए संगठन निकल के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब आपने जो वादा किया था वो तो पूरा कर दो। तो जो वादा पूरा किया था उसकी समीक्षा हो रही है शाम को प्राइम टाइम में। ये वादा सही है, गलत है, एमएसपी दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा। किस तरह से WTO को जूते पे रखती है पूरी दुनिया, उस WTO के चरणों में हमारी सरकार पड़ी हुई है। दुनिया से दोस्ती और दुनिया के चरणों में गिर जाना। रूस में मजदूरी करने जो लोग यहाँ से गए थे उनको सेना में लड़ा रहे हैं, और इजराइल में सरकार ने खुद भर्तियां कर करके यहाँ से लोगों को भेजा है। उस इजराइल में जहाँ पे देखिए क्या बवाल चल रहा है गाजा पट्टी के साथ में। क्या गारंटी है जो रूस ने किया वो इजराइल नहीं करेगा? इजराइल तो किसी भी स्तर तक गिर जाता है। लेकिन नेताओं को लगता है कि देश मेरी बपौती है, मैं अपने हक के लिए काम करूंगा। मेरा दोस्त है वहाँ बैठा हुआ है, उसके मैं आज काम नहीं आऊँगा तो कब आऊँगा? और इस तरह से ये बेहद अफसोसनाक स्थिति है जो देश में चल रही है। और ये डोनेशन के जो खुलासे हुए हैं, ये खुलासे एक शुरुआती खुलासे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आने वाले समय में अभी कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ और खुलासे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे करके
हम देखेंगे कि भारत में डोनेशन का मसला उठता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन की इंतज़ार करेंगे लोग कि इलेक्शन कमीशन ने जब कहा है पब्लिक करे किसने कितने पैसे दिए हैं। जब पब्लिक किया जाएगा तो हकीकत पता चलेगी और उस वक़्त पता चलेगा कि सरकार का और सरकार की ताकत का कितना रोल है पार्टियों को मिलने वाले चंदे में। जो भी हो, इसमें पार्टी मत देखिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी मत देखिए, इसमें आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे लोकतंत्र में कहाँ कसर है जिसके कारण हमारी आज़ादी इन लोगों के कारण खतरे में पड़ रही है। तो हमको सबसे पहले उस खोट को दूर करने के लिए ताकत लगानी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, इन चीज़ों का विस्तार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।